हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? तो इसका उत्तर है, यह पहले एक संस्कृत विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद के दीवारों पर हरिकेली नामक नाटक का कुछ अंश अंकित है। हरिकेली नामक नाटक की रचना विशल देव ने किया था। इसे हम विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं। यह चौहान वंश का शासक था। कौन? तो विग्रहदेव चतुर्थ। अगला प्रश्न है, उलुग खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर है बलबन को। उलुग खान की उपाधि से बलबन को सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने सम्मानित किया था। नसीरुद्दीन महमूद के समय बलबन सुल्तान के सारे अधिकारों का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न है, नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात उपयुक्त चारों की, अर्थात दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा और रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने एवं गरीब मुस्लिम लड़कियों को शादी कराने के उद्देश्य किया था। दीवाने बंदगान का संबंध दासों की देखभाल से था। दारुल सफ़ा का संबंध निःशुल्क चिकित्सा से था। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से रोजगार दफ्तर का निर्माण कराया था। अब अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम भूमि का पैमाइश कराकर भूमि कर निर्धारित किया था। अब अगला प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से सिकंदर शानी एवं सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। अब अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की योग्यता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था तथा उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। अगला प्रश्न है, तुर्काने चिहलगानी कौन थे? तो यह जो है 40 तुर्क अमीरों का समूह था। तुर्काने चिहलगानी कौन था? तो यह जो है 40 तुर्क अमीरों का समूह था। इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसे 40
दल के नाम से भी जाना जाता था। इसमें चालीसा तुर्क गुलाम सरदार शामिल थे। चालीसा दल का दमन बलबन ने किया था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो किस सुल्तान ने? तो इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। बहमनी राजवंश के संस्थापक हसन गंगू पहला शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो इसका उत्तर है तुगलक वंश के सुल्तानों ने। प्रश्न के अनुसार तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय के लिए शासन किया था। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। लोधी वंश ने 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया था और तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका उत्तर है रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। अलाउद्दीन खिलजी की नीति दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति सिर्फ धन प्राप्ति की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो किसने समाप्त कर दिया था? तो इसका उत्तर है अकबर ने। मुस्लिम शासक अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर एवं 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा जो है एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान एवं गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी करने के लिए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। गुलाम वंश को हम ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, तबकाते नासरी का लेखक कौन था? तो तबकाते नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। कौन था? मिनहाज उस सिराज। तबकाते नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसके दरबार में हसन निज़ामी एवं मिनहाज उस सिराज जैसे विद्वान रहते थे। हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर जैसी पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का रचयिता था? तो इसका उत्तर है आशिका, कुरानुशा दैन, खज़ाइनुल फतूह का। अमीर खुसरो ने आशिका, किरानुस्सा दैन, खज़ाइनुल फतूह एवं तारीख़े दिल्ली जैसी पुस्तक की रचना की थी। अमीर खुसरो ने अपनी साहित्यिक जीवन की शुरुआत बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में प्रारंभ किया था।
लेकिन इसे प्रसिद्धि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मिली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात ताजुद्दीन एल दौज ने। किसने? ताजुद्दीन एल दौज ने। पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष ताजुद्दीन एल दौज ने किया था। ताजुद्दीन एल दौज ऐबक की तरह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है, नव मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका उत्तर है दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। ये सभी जो हैं नव मुसलमान थे। नव मुसलमान दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन का राजदूत इब्न बतूता को नियुक्त किया गया। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी वासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने रिहला जैसी पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपाधि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था। तो किस राज्य के विरुद्ध? तो इसका उत्तर है जौनपुर के विरुद्ध। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने जौनपुर जैसे राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत की धरती पर जिस राजवंश की स्थापना की थी उसे हम लोदी राजवंश के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत की धरती पर शासन करने वाला लोदी राजवंश पहला अफगान राजवंश था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसने उलेमाओं के आदेश पर जो सिंचाई कर लगाया था उसे हस्म ए सर्ब कहा जाता था, जो उपज का 1/10वां भाग लिया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो किसने किया था? तो इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। मध्यकालीन शासकों में फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था। इस कार्य में मलिक गाजी सहना और अब्दुल हक उसका सहायक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया था? तो किसने किया था? तो इसका उत्तर है शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। सिजदा एवं पाबोस जैसी ईरानी परंपराओं को प्रारंभ करने का श्रेय बलबन को जाता है, लेकिन सिजदा जैसी ईरानी परंपरा को समाप्त करने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। अगला प्रश्न है, तबकाते नासरी के अंग्रेजी अनुवाद के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है रेवर्टी। कौन? रेवर्टी। तबकाते नासरी के अंग्रेजी अनुवाद के लिए रेवर्टी प्रसिद्ध हैं। तबकाते नासरी जैसी पुस्तक की रचना मिनहाज उस सिराज ने किया था। यह इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए दीवाने रियासत सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है। दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इस विभाग का कार्य बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना था।
दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसका कार्य गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देना एवं गरीब मुस्लिम लड़कियों का शादी कराना था। दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इस विभाग का संबंध कृषि से था। दीवाने मुस्त वराज नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका संबंध अतिरिक्त राजस्व की वसूली से था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासन ने भारत में डाक व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में डाक व्यवस्था का प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने एवं सेना को होलिया रखने संबंधित नियम बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अमीर खुसरो की रचना नहीं थी? तो इसका उत्तर है फतवाए जहांदारी। कौन? फतवाए जहांदारी। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह, किरान उस सादेन, आशिका, सिरी और फरहाद लैला मजनू एवं तारीख़े दिल्ली जैसी पुस्तक की रचना की थी। तो वहीं फतवाए जहांदारी जैसी पुस्तक की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। अगला प्रश्न है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो इसका उत्तर है वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक की सोच समझ से आगे की थी जिसे जनता समझ नहीं पाई। यही कारण था कि मोहम्मद बिन तुगलक की एक भी योजना सफल नहीं रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक के असफल होने का एक कारण यह भी था कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश के शासनकाल के समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने 1221 ईस्वी में मध्य एशिया के ख्वारिज्म को राजकुमार मंगबर्नी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी के तट पर आ गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका उत्तर है नसरुद्दीन महमूद का। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र एवं बलबन का दामाद था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। नसरुद्दीन महमूद के समय बलबन सुल्तान के सारे अधिकारों का उपयोग करता था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र की स्थापना किया था? तो इल्तुतमिश ने मुल्तान में अध्ययन केंद्र की स्थापना किया था। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसा की स्थापना की थी और उसका नामकरण मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी रखा था। बदायूं में भी इसी नाम पर एक दूसरे मदरसे की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका उत्तर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत की धरती पर शासन करने वाला पहला अफगान राजवंश था। तो वहीं दिल्ली सल्तनत की धरती पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर जिस राजवंश की स्थापना की थी उसे हम मुगल राजवंश के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको दूसरा सिकंदर माना जाता है? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय या फिर सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। इसने अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर विश्व विजेता बनने के स्वप्न को त्याग दिया तथा नए धर्म चलाने के विचार को भी त्याग दिया था। अब अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया? तो इसका उत्तर है जूना खान। जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान एवं विवादास्पद शासक था। इसे इतिहास में हम इसे पगला बादशाह एवं विरोधी तत्वों के मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो किसको दिया गया था? तो इसका उत्तर है बलबन को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक दल गठित किया था जिसका नाम चालीसा दल था। इसे हम तुर्काने चहलगामी के नाम से भी जानते हैं। इसके दमन का श्रेय बलबन को जाता है। अब अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान पराजित किया गया था किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी के द्वारा। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। द्वितीय तराइन युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग प्रारंभ हुआ था। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच विवाद का मुख्य कारण भटिंडा का किला था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो किसने ध्यान दिया था? तो इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक संख्या में नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में किया गया था। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो एक क्या थे? तो अमीर खुसरो जो हैं वे कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। अमीर खुसरो ने अपनी साहित्यिक जीवन की शुरुआत बलबन के पुत्र शाहजादा मोहम्मद के संरक्षण में प्रारंभ किया था, लेकिन उसे प्रसिद्धि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मिली थी। अब अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश के सिक्कों पर। इल्तुतमिश के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया था। उस खलीफा का नाम बाकी बिल्लाह था। इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा के सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। सुल्तान पद की खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। मान्यता प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि ग्रहण की थी। अब अगला प्रश्न है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो इसका उत्तर है गुलाम तथा तुगलक। खिलजी
शासकों से तत्काल पहले गुलाम वंश और बाद में तुगलक शासकों ने शासन किया था। गुलाम वंश का शासनकाल माना जाता है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश का शासन माना जाता है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक और तुगलक राजवंश का शासनकाल माना जाता है 1320 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक। अब अगला प्रश्न है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कम खर्च पर विशाल सेना रखना था एवं किसी वस्तु की मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना था। अब अगला प्रश्न है, नीचे दी गई दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर सैयद वंश। गुलाम वंश का समय माना जाता है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। खिलजी राजवंश का समय माना जाता है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। तुगलक राजवंश का समय माना जाता है 1320 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक और सैयद वंश का समय माना जाता है 1414 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक। अब अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना शेर शाह सूरी के शासनकाल में किया था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत में पारसियों के प्रसिद्ध नवरोज की शुरुआत की थी? तो किसने शुरुआत की थी? तो इसका उत्तर है बलबन ने। बलबन ने भारत में पारसियों के प्रसिद्ध नवरोज त्यौहार की शुरुआत की थी। नवरोज त्यौहार नए साल के पहले दिन मनाया जाता था। ईरान को पहले फारस कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी कौन थी? तो इसका उत्तर है रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया के पतन का मुख्य कारण माना जाता है उसका स्त्री होना एवं तुर्क सरदारों का असंतोष। अगला प्रश्न है, दागना पद्धति अर्थात घोड़ों को दागना और चेहरा अर्थात सिपाहियों का वर्णनात्मक विवरण का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। दागना पद्धति और चेहरा का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सेना को सर्वप्रथम नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।